चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो इसके पीछे के टॉपिक्स में हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इधर हम दो दिन आपके लिए वीडियो अपलोड क्लास अपलोड नहीं कर पाए। चलिए, उसके लिए सॉरी। काहे कि कुछ विशेष कारण आ जाती हैं, तो चलिए कहा जाता है फिर से शुरू कर रहे हैं। तो पीछे हम लोगों ने वो सॉल्व किया। अब हम थोड़ा आगे की ओर देखते हैं कि आगे आपका कैसा कैसा टॉपिक्स है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। तो देखें, इसमें आपको सम रिलेशंस आएंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। तो दिस इज सम रिलेशन। क्लियर? कुछ संबंध है। जैसे आप लोगों ने देखो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि I, तो I इज इक्वल टू क्या होता है आपका? I इज इक्वल टू होता है NaEVD। ये आप प्रूव कर चुके हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है? NaEVD। I क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करेंट। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? ए क्या है आपका? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। और VD क्या था आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे जब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो आप देखो, यहां से आपको आ जाता है। तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये आपका आ जाता है कि दिस इज NaE। और VD इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? तो VD इज इक्वल टू पढ़े थे E/m/τ। तो इस सारे फिजिकल क्वांटिटी से आप वाकिफ हैं कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। अगर इस चीज को हम पुट करें तो ये आपका बन जाएगा E/m/τ। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। इस तरीके से अगर आप देखो तो A को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा I/A। और I/A तो ये आपका हो जाता है दिस इज NE²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय M इंटू क्या होगा? इट इज टॉप। तो I/A को हम लोग क्या कहते हैं? J कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो ये आपका हो गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी बराबर क्या रिलेशन निकला? NE²E/m इंटू τ। क्लियर? ओके, तो एक रिलेशन आपको J के साथ ये मिल जाता है। क्लियर? तो आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिलेशन ही स्टैब्लिश करेंगे। तो ये हुआ NE²E/m इंटू τ। यहां पर स्मॉल ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो एक रिलेशन आपको ये बन गया ना। उसी में थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलिए इसमें भी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक बेसिकली हम लोग देखे भी थे ना। देखिए, फिर हम यहाँ आपका इस पोजीशन से, मतलब ए को इधर नहीं लेंगे, आगे ही रखेंगे ना। देखें यहाँ से फिर हम लिख रहे हैं कि दिस इज I इज इक्वल टू ये आपका होगा NaE²E/m इंटू τ। क्लियर? देखें आप, NaE²E/m इंटू τ। चलिए, इतना हमने निकाल लिया। दूसरा एक चीज कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या होता था? V/R, मतलब E इज इक्वल टू dV/dR। तो E इज इक्वल टू यहां भी हम लोग ले सकते हैं, दिस इज V, कंडक्टर का लेंथ है L, तो E इज इक्वल टू V/L पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपका ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है? तो लेंथ है आपका L और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? V/L। क्लियर? तो यहां पर भी आप पुट करो। जब आप इसे पुट करेंगे तो ये आपको I इज इक्वल टू मिल जाएगा NaE² कैपिटल ई के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज V/L।
तो ये आपको बन जाता है इट इज इक्वल टू ml। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्लियर? ना आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये यहां से v/i कर देते हैं। तो जब आप इसे v/i करोगे तो ये क्या क्या बच जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया जैसे m इंटू एल ऊपर आएगा और नीचे देखें क्या क्या आएगा, तो ये आपको आ रहा है इट इज इक्वल टू Na e स्क्वायर इंटू टॉ। क्लियर? तो ये हमने v/i निकाल लिया। ना आप देखो कि फ्रॉम ओम्स लॉ कि ओम्स के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स के नियम से हम लोग जानते हैं कि v/i, तो v/i इज इक्वल टू क्या होता है R। अब आप दोनों इक्वेशन को गौर से देखें और दोनों को कंपेयर करें, तो यहां पर भी v/i मतलब लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड क्या होगा, राइट साइड भी बराबर होगा। इससे हमें मिल जाता है कि ये आप रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख सकते हैं, और किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस m इंटू एल बाय क्या होगा, Na स्क्वायर टॉ होता है, Na स्क्वायर टॉ होता है। तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर? अगेन थोड़ा आप आगे बढ़े, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए अगेन जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक फार्मूला और हम लोग पढ़े थे, R इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये R इज इक्वल टू आपको होता था रो इट इज L बाई ए। क्लियर? बात समझ गए? तो ये आपका हुआ रो L बाई ए। अगेन अब इस चीज को आप कंपैरिजन करें, मतलब L बाई ए, तो ये L बाई ए बाहर, R बराबर। क्लियर? तो ये जो सब्सटेंस बता आपको mne स्क्वायर टॉ, ये किसका वैल्यू है, ये आपका रो है, ये आपका क्या है, रो है। अगेन तो अगेन हम लोग इसे लिख सकते हैं कि दिस इज रो, तो रो बराबर आपको क्या मिल गया, रो बराबर आपको मिला इट इज m बाय n e स्क्वायर टॉ। क्लियर? अब आप यहां से गौर से देखो, तो ये यहां पर कहता है कि ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी, इट्स कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, कि ये एक मटेरियल के लिए क्या होता है, एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। और जब ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जैसे देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ए फिक्स क्वांटिटी, तो ये आपका क्या है, ये भी फिक्स क्वांटिटी है। अगर आप E का बात करें, स्मॉल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये भी फिक्स्ड है। मतलब ये n और टॉ, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिस पर रो डिपेंड कर रहा है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वल? बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप यहां तक पहले राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्लीज राइट। तो ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे हम रब करते हैं, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। तो रेजिस्टेंस ना, ओके। तो ना देखिए, ये भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रो रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए मटेरियल क्या होता है आपका, तो m बाय n e स्क्वायर टॉ, n e स्क्वायर टॉ। चलिए इस पे और ज़्यादा जिक्र करेंगे, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से जिक्र करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग निकालते हैं कि दिस इज रिलेशन बिटवीन के रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E, J सिग्मा एंड E।
और कोई भी रिलेशन अगर आपको प्रूव करने कहता है तो बेस से ही चलना। आगे कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे? बेस से बढ़ेंगे। जैसे आप देखो यहाँ से आई इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं? आई इजकल टू जानते हैं एन ए वी टी। अगेन हमें जे तो लाना ही लाना है, तो आई बाई क्या करेंगे? आई बाई ए कर देंगे, और इधर आपको हो गया एन ए वी टी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। ये इसको सॉल्व करें तो ये आपका बन गया एन ई स्क्वायर, इट इज कैपिटल ई एम इंटू टॉ इंटू टॉ। क्लियर? क्लियर ना? नो, थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा आपका? इट इज इक्वल टू जे, आई बाई ए को जे कहते हैं। और यहाँ से देखें ई, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सजा के लिख देते हैं। तो देखें सजा के अगर लिखें तो ये क्या बन जाएगा आपको? ये आपको बन रहा है एम, और बाय कर देते हैं एन ई स्क्वायर टॉ, एन ई स्क्वायर टॉ। क्लियर? और ये देखो एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ क्या होता है? तो ये आपका बन जाएगा दिस इज ई, और बाय क्या हो गया? इट इज रो, इट इज रो। और 1 बाय रो, तो 1 बाय रो को हम लोग क्या कहते हैं? 1 बाय रो को सिग्मा कहते हैं। और जे बराबर आपको क्या होता है? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर? तो चलिए रिलेशन आप समझ गए होंगे। ओके, कंप्लीट। नाउ देखें अगेन आपको है कि रिलेशन बिटवीन म्यू एंड रो और सिग्मा। रिलेशन बिटवीन म्यू और रो। म्यू क्या है यहाँ आपका? म्यू आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है। म्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो यहां से आप देखें अगेन हम लोगों ने बोला कि आप शुरू करो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ए ई वी टी। अब जो हमें वी टी लिखना है तो म्यू के टर्म में लिखना है, और हम लोग जानते हैं कि म्यू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू बराबर क्या होता है? वी डी बाई ई, कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्लियर? तो यहां से अगर आप इस वी डी को लें तो वी डी इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? तो ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू आई बाई ए, ये आपका हो गया दिस इज एन ई, और वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। क्लियर? ओके, कंप्लीट ना? नाउ देखो यहां से ये आपका बन गया आई बाई इट इज इक्वल टू जे, ये हो गया एन ई म्यू ई। अगेन जे को आप लोग क्या लिख सकते हो? सिग्मा ई। अब भी प्रूव किए, तो ये आपका बन गया सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा इंटू ई क्या होगा? तो ये आपका हो गया एन ई म्यू ई। ये ई कैंसिल, और आपको बच जाता है दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई म्यू, एन ई म्यू। और अगर आप रो के साथ लिखें तो आप जानते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 बाय रो, इट इज इक्वल टू एन ई म्यू। और अगर हम रो बराबर लिखें तो रो बराबर आपका हो जाएगा एन ई म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड रो, म्यू एंड रो। क्लियर? तो चलिए इसे भी आप समझ गए होंगे। चलिए प्ले राइट। ओके, कंप्लीट। कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। क्लियर? चलिए ओके। नाम यहां से आप देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दिस इज रो। चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं कि दिस इज फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, कि इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब विद्युतीय प्रतिरोधकता। तो ये आपका हो गया विद्युतीय प्रतिरोधकता को प्रभावित विद्युतीय प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? विद्युतीय प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। अभी आप देखो रो इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, m/n² टॉ। जैसा कि आप देखें हमने पहले ही बात किया कि m क्या है आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और ई का वैल्यू भी आप जानते हो, इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? नाउ यहां से आप इस चीज पे गौर करें और देखें तो ये और ये कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब कि ये जो रो है ये किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब हुआ कि डिपेंड्स अपॉन, तो ये पहला किस पे डिपेंड करता है, तो रो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n। इसका मतलब हुआ कि इफ n इंक्रीजेज रो क्या होगा, रो आपका डिक्रीजेज। तो रो डिक्रीजेज कहने का मतलब आप यहां पर ये दे सकते हो कि यदि n बढ़ती है तो रो क्या होगा, रो घटती है। और वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हो। दूसरा वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट, इफ n डिक्रीजेज रो क्या होगा, रो इंक्रीजेज। कि यदि n घटती है तो रो क्या हो जाएगा, रो आपका बढ़ती है, रो बढ़ती है। क्लियर? तो ये आपका हो गया रिलेशन। दूसरा अगर आप रिलेशन देखें तो अगेन दूसरा किस पे ये डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉ पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। तो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, तो रिलैक्सेशन टाइम पर भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/τ। इसका मतलब हुआ कि अगेन आप देखो इफ टॉ इंक्रीजेज रो क्या होगा, रो डिक्रीजेज कि यदि टॉ बढ़ती है तो रो क्या होता है, रो घटती है। अगेन आप इसको लिख सकते हो कि इफ टॉ डिक्रीजेज, जस्ट उसके वाइस वर्सा ये डिक्रीजेज, देन रो क्या होगा आपका, रो इंक्रीजेज कि रो क्या होगी, रो आपकी इंक्रीज करेगी। तो यदि टॉ घटती है तो रो क्या होता है, रो आपका बढ़ती है, तो इस तरीके से आपका टॉ डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी दो चीज पर डिपेंड करती है, एक आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे और दूसरा आपका रिलैक्सेशन टाइम पे। चलिए प्लीज आइए। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे रब कीजिए। तो ये वो आपको फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कि आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पर कौन कौन सा फैक्टर वर्क करता है। ना हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे का चीज कि जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो ये आपका होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कि अब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आर और रो क्या है, आर और रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर अगर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, आर अगर घटता है तो रो भी घटता है। क्लियर? तो सबसे पहली बात आती है कि रो के बारे में हम लोग देखें कि रो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो एक एन पे डिपेंड करती है और दूसरा टॉप पे डिपेंड करती है ना। आप देखें यहां से कि अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जैसे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थर्मल इफेक्ट के कारण, तो थर्मल इफेक्ट के कारण वो स्पीड अप हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और किसी दिए हुए वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो पहला इफेक्ट आपको क्या हो रहा है, एन इंक्रीजेज, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एन क्या हो रहा है, एन इंक्रीजेज, एन बढ़ती है, एन बढ़ती है। और जब आपने देखा कि एन अगर बढ़ती है तो एन अगर बढ़ेगा तो रो क्या होगा, रो डिक्रीजेज, और रो अगर डिक्रीज होता है तो आर क्या होता है, आर भी डिक्रीजेज। क्लियर? तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी कंडक्टर पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एन बढ़ जाती है, एन बढ़ने के कारण रो घट जाती है और रो घटने के कारण आर भी घट जाती है। क्लियर? नाउ देखें दूसरा इफेक्ट, कि दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन वो जल्दी जल्दी टकराना शुरू करेगा, और जब वो जल्दी जल्दी टकराना शुरू करेगा तो कॉलिजन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कॉलिजन रेट मतलब टक्कर की दर, टक्कर की दर। तो इस तरीके से ये आपका कॉलिजन रेट, तो कॉलिजन रेट क्या होती है, तो कॉलिजन रेट इंक्रीजेज, और जब आपका कॉलिजन रेट बढ़ता है तो टॉ क्या होगा, तो टॉ डिक्रीजेज, टॉ क्या होगा, टॉ डिक्रीजेज, और टॉ अगर डिक्रीज करती है तो रो क्या होगा, रो इंक्रीजेज, रो इंक्रीजेज, और रो अगर इंक्रीज करती है तो फाइनली आर भी क्या होता है, आर इंक्रीजेज, आर इंक्रीजेज। आपने एक वर्क किया कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन मेरे पास दो इफेक्ट मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि आर डिक्रीज कर रहा है और दूसरे केस में देखते हैं कि आर इंक्रीज कर रहा है, आर इंक्रीज कर रहा है। इसलिए कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज कर जाता है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि दिस इज देयरफॉर कि फॉर सम सब्सटेंस, कि फॉर सम सब्सटेंस मतलब कुछ पदार्थ के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सम सब्सटेंस का मतलब कुछ पदार्थ के लिए। तो ये आपका हो गया कुछ पदार्थ, कि कुछ पदार्थ के लिए ताप बढ़ने से, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ती है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाती है या बढ़ती है। तो ये आपका बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अगर हम मान लें R0 मतलब
रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है, और आर टी क्या है आपका, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब जब ये बढ़ेगा तो आर टी क्या होगा, आर टी आर नॉट से ग्रेटर हो जाएगा। और जब ये ग्रेटर होता है तो एक आपका फिजिकल क्वांटिटी आता है जिसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अल्फ़ा क्या हो जाता है, तो ये अल्फ़ा आपको पॉजिटिव हो जाती है, अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। और अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपका होता है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर मतलब धात्विक चालक, कि किसी भी धात्विक चालक जैसे एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, तो जितने भी आपको मेटेलिक कंडक्टर हैं उस पर जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चलिए प्लीज राइट यहाँ पे, तो प्लीज राइट करें। चलिए कंप्लीट, रब करते हैं। और जैसे अगर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और अगर आपसे इन ए वर्ड अगर कोई आंसर पूछे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होती है, तो मेटेलिक कंडक्टर की बात है, तो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर इन ए वर्ड अगर कोई आंसर पूछे एमसीक्यू में कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्लियर। तो ये आपका हो गया। तो दूसरा कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं कि जैसे आप देखो यहां से सेकेंड में कि फॉर सम सब्सटेंस, कि फॉर सम सब्सटेंस मतलब कुछ पदार्थ के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटती है, मतलब कि ताप बढ़ने से। तो ये आपका हो जाएगा कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध, ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध घटती है, प्रतिरोध घटती है। और जब ये घटेगी तो इसका मतलब है कि ये आर टी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन आर नॉट, लेस देन आर नॉट। और उस स्थिति में अल्फा क्या होती है, अल्फा नेगेटिव हो जाती है, अल्फा नेगेटिव हो जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपका होता है नॉन मेटेलिक कंडक्टर, नॉन मेटेलिक कंडक्टर। क्लियर। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आप केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे आप ले सकते हो जैसे सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर भी आप आगे पढ़ेंगे, एक पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस घट जाती है, रेजिस्टेंस घट जाती है। क्लियर। क्लियर। नाउ देखें नेक्स्ट पॉइंट, ये कहता है कि फॉर सम सब्सटेंस, एक में बढ़ती है दूसरे में घटती है, एक में कांस्टेंट रह जाती है। तो कहता है फॉर सम सब्सटेंस मतलब कुछ पदार्थ के लिए, कुछ पदार्थ के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस रिमेन्स, रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड विथ इंक्रीज, कि विथ इंक्रीज इन, कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि ताप बढ़ने से, कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध, ताप बढ़ने से प्रतिरोध स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। इसका मतलब स्थिर रहने का मतलब वह ना तो बढ़ती है ना तो घटती है। और जब ये बढ़ती और घटती नहीं है तो ये आर टी बराबर क्या हो जाता है, आर नॉट, और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। और इसमें दो सब्सटेंस आपको ऐसे हैं कि जिसका एग्जाम्पल में कांस्टेंट 10,
या इसे हम लोग और एक नाम लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेनीन। तो ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जिस पे आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो भी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती है, तो भी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कांस्टेंटाइन और मैग्नेनीन वायर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट में अगर हम करंट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से भी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर वेरिएशन आएगा, और वो वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और कांस्टेंट रेजिस्टेंस किसका रहेगा, कांस्टेंटाइन और मैग्नेनीन वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है, बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर ये चीज़ भी हम आपसे बात की कि अगर हमें सिंगल वर्ड्स में पूछा जाए कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा हम ये सोच के बोलते हैं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब भी हम पढ़ते हैं तो कंडक्टर के बारे में ही पढ़ते हैं, मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कंप्लीट। तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अगर अपने लिए बात करें तो पहले भी बोले हुए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 11th का भी टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं, और आप लोगों से भी ये आशा करते हैं कि अपने जो सराउंडिंग में जो 11th के स्टूडेंट्स नए नए जाने वाले हैं, आप उसे भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे बताएं। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।